हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और क्लास 7 का साइंस का पेपर सोल्व करते हैं। आपके सामने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आया शिफ्ट फर्स्ट के लिए जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 2025-26 के लिए पेपर हुआ है, इसको सोल्व करते हैं। देखो आपके पेपर मैक्सिमम मार्क्स 60 का होगा और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, मिनिमम 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो देखो हम पेपर को क्यों सोल्व करते हैं, पहले इस मोटिव को समझते हैं। हमारा बेस्ट रिवीजन हो जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स व क्वेश्चंस में हमें मिल जाए और हमें पेपर को सोल्व करने की अप्रोच समझ में आ जाए। ठीक है, पेपर को सोल्व करने की अप्रोच कहाँ से समझ में आती है? जब हम इन कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ प्लस डिटेल्ड सॉल्यूशन अटैच करके टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन कर लीजिए और कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं हमेशा की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिबल सब्सटेंस शो बेसिक नेचर? तो ऐसा कौन एडिबल उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो खाने योग्य होता है, ठीक है, जो खा सकते हैं हम। तो क्वेश्चन कहता है कि ऐसा कौन सा एडिबल खाने योग्य चीज़ है जो बेसिक नेचर की होती है। ऑप्शन ए बनाना, बी ऑरेंज, सी टोमेटो और डी विनेगर। तो आपको पता है विनेगर और ऑरेंज के अंदर विटामिन सी होता है और विनेगर अपने आप में एसिडिक होता है। फिर बचा टोमेटो और बनाना। तो आप ये जान लो कि हमेशा बनाना आप चूज़ करोगे जब भी बेसिक नेचर की बात आएगी, ठीक है। तो बनाना इज स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली, नॉट ज़्यादा बट स्लाइटली, ठीक है। वाइल द अदर्स आर एसिडिक। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए? साइट्रिक एसिड। टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। और विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू। देखो एक सॉल्यूशन बनाने का, जो कि एसिड अगर पानी में मिलाने के बाद हमें कोई सॉल्यूशन तैयार करना है तो उसका सही तरीका क्या होगा, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है ए ऐड वाटर टू एसिड, बी ऐड एसिड टू वाटर। देखो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए आप क्या करोगे? पानी के अंदर एसिड मिलाओगे या एसिड के अंदर पानी मिलाओगे? ऑप्शन सी कहता है मिक्स एसिड एंड वाटर साइमल्टेनियसली, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के बाद मिलाओगे। या ऑप्शन डी कहता है ऐड वाटर टू एसिड इन अ शैलो कंटेनर। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। आपको एसिड ऐड करना है पानी के अंदर, ठीक है, तब जाके सॉल्यूशन सही तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक स्विच इज यूज्ड। देखो क्यों इलेक्ट्रिक स्विच का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है टू मेक और ब्रेक द सर्किट एज रिक्वायर्ड, टू मेक और ब्रेक द सर्किट एज रिक्वायर्ड। जब भी सर्किट को कंप्लीट या तोड़ना होता है, आपको कंप्लीट करना होता है या उसको रोकना होता है, इसलिए बनाया जाता है स्विच। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प एमिट्स लाइट व्हेन अ डैश ग्लोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक लैम्प लाइट एमिट करता है कब? जब कुछ ग्लो करता है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता है कब? ऑप्शन ए है ग्लास केस, बी है टर्मिनल, सी फिलामेंट और डी मेटल केस। तो बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के कौन से चीज़ ग्लो करके लाइट देती है? बल्ब के अंदर एक थिन वायर होती है जिसे फिलामेंट कहते हैं। ये हीट होकर ग्लो करती है, उसी से बल्ब बनता है, ठीक है। तो फिलामेंट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका, फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। आपको पता है कि बर्तन बनाने के लिए, हम खाना पकाने वाले बर्तन बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो इस काम के लिए क्या प्रॉपर्टी है वो जो रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट कहता है ऑप्शन कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब हीट ट्रांसफर अच्छे से होती है। सेकंड कहता है गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, तो आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होती है। थर्ड डक्टिलिटी और फोर्थ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके बिहाफ पर आपके सामने ऑप्शंस दे दिए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड सही होंगे, फर्स्ट और थर्ड सही होंगे, सेकंड और थर्ड सही होंगे, फर्स्ट और फोर्थ सही होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट और फोर्थ सही होंगे, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि गुड थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि बर्तन को गर्म होने के लिए एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो इजीली हीट को ट्रांसफ़र कर सके। तो ऑप्शन फर्स्ट भी सही है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिससे कि ज़्यादा
आंच पर अगर कुछ पकाना है तो बर्तन पिघले ना, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यील्ड बेसिक ऑक्साइड, तो कौन सा ऐसा, किस एलिमेंट का ऑक्साइड बेसिक होता है, आपको डायरेक्ट बस ये बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है फॉस्फोरस, बी सोडियम, सी नाइट्रोजन और डी सल्फर। तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। मेटल का ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल का एसिडिक। सोडियम क्या है, अपने आप में मेटल है, जो कि हो गया सोडियम ऑक्साइड, दैट इज बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार हम देखेंगे कि सोडियम फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड विच इज बेसिक, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सोडियम इज अ मेटल एंड K&S आर नॉन मेटल्स। तो बाकी दिए हुए फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर नॉन मेटल्स है एंड हेंस देयर ऑक्साइड्स विल बी एसिडिक इन नेचर। तो इन सब की क्या है, एसिडिक है, सिर्फ सोडियम की बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन द आयरन इज कोटेड विद, देखो गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस जिससे आयरन को रस्टिंग से बचाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, आयरन के ऊपर कोटिंग की जाती है, किसकी, जिंक की। ऑप्शन बी सही है, जिसके ऊपर कोरोजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन ऑफ कंबशन, तो कौन सी कंडीशन नहीं है कंबशन की, आइए समझते हैं। देखो ऑक्सीजन, फ्यूल और इग्निशन टेम्परेचर नेसेसरी, तीन चीज़ होनी चाहिए। मतलब कभी भी आग लगने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, फ्यूल ज़रूरी है और लास्ट में टेम्परेचर। अगर आप इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ हटा दोगे तो कंबशन नहीं होगा। तो कौन सी एसेंशियल कंडीशन नहीं है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये चाहिए हमें, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टाइल सब्सटेंस फ्यूल चाहिए हमें, इग्निशन टेम्परेचर्स चाहिए हमें, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर नोट पूछा गया था तो डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड आइटम, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर एक सर्च टेस्ट करा जाए फूड आइटम्स के ऊपर तो कौन सा ऐसा रीएजेंट यूज होता है उसमें जिससे पता चलता है कि फूड में स्टार्च है या नहीं है। ऑप्शन ए एसिटोकार्माइन, बी ब्लू ब्लैक स्टेन, सी ऑरेंज रेड स्टेन और डी आयोडीन। तो आपको पता है ऑप्शन डी आयोडीन से पता चल जाता है, आयोडीन टेस्ट से, कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। द वॉइस बॉक्स ग्रोज ड्यूरिंग एडोलसेंस एंड इज कॉल्ड दी, तो कहा गया है कि एडोलसेंस मतलब टीन एज जो होती है उसमें जो वॉइस बॉक्स ग्रो करता है उसका नाम क्या है। ये लेरिंग्स होता है जो ग्रो करके एडम्स एप्पल दिखाता है। आपके गले में जो एक गांठ जैसा बाहर को नोट दिखाई देती है वो एडम एप्पल कहलाता है, और ये किसकी वजह से होता है, ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन डी एडम्स एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। एजर्शन रीजन क्वेश्चंस आपके सामने, पहले आपको डायरेक्शन दी गई है, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन करने हैं। ईच ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कंटेन टू स्टेटमेंट्स, फर्स्ट एजर्शन एंड सेकंड रीजन। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें पहले एक स्टेटमेंट दिया जाएगा एजर्शन और एक रीजन दिया जाएगा। आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और अगर ये ट्रू फॉल्स में से होने के बाद आपको बताना है कि क्या रीजन सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट का। मतलब जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है इसका जो रीज़न है वो क्या जो दिया हुआ रीज़न है यही है, क्या ये सही रीज़न है स्टेटमेंट के लिए, ये भी बताना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी ये आपको दे दिए गए हैं, इस तरह से आप लगाएंगे। तो पहला 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन क्या है आपका, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है आपका ऑल बीटा सब्सटेंसेज आर बेसिक। कहा गया है कि ऑल बीटा सब्सटेंसेज आर बेसिक, ये बात बिल्कुल सही है। जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है, ओके ये ट्रू है। अब रीज़न देख लेते हैं। बिटरनेस इज अ साइन ऑफ बेस, जो बिटरनेस होती है वो साइन ऑफ बेस होता है, लेकिन सब बिटर सब्सटेंस बेस नहीं होते। जैसे एग्जांपल करेला बिटर है पर बेस नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ये फॉल्स है। तो असर्शन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो इसमें असर्शन आपका स्टेटमेंट ये है ऑल बीटा सब्सटेंसेज आर बेसिक। तो ऑल बीटा सब्सटेंसेज जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, और कहा गया है बिटरनेस इज अ रीजन ऑफ बेस। देखो हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में फॉल्स है। क्यों, सभी सब्सटेंस जो बिटर होते हैं वो बेसिक नहीं होते। जैसे करेला नेचर में बिटर है बट वो बेसिक नेचर का नहीं है।
लेकिन वहीं पर रीज़न की अगर बात करें तो जो हमारा रीज़न है बिटरनेस इज़ अ साइन ऑफ बेस, ये अपने आप में स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट फॉल्स देन ट्रू, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12। असर्शन कहता है एन इलेक्ट्रिक स्विच इज नॉट नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट सो इट मस्ट बी अवॉइडेड इन सर्किट्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता है कि ये अपने आप में एक फॉल्स स्टेटमेंट है। जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है वो बहुत ज़रूरी होता है सर्किट में, ठीक है, वही आपका सर्किट कंप्लीट और ब्रेक करता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, गलत लिखा हुआ है। रीज़न देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक स्विच इज़ यूज टू मेक और ब्रेक द सर्किट व्हेन रिक्वायर्ड, ये ट्रू है अपने आप में, सही बात है। जोड़ने और तोड़ने के लिए बना होता है इलेक्ट्रिक स्विच, करंट को सर्किट पर जोड़ने और तोड़ने के लिए। तो ऑप्शन डी, फिर इसका भी, पहले का भी डी था आंसर, दूसरे का भी डी है। 13th देख लेते हैं। एजर्शन कहता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो बोथ आप देखो कि हाँ ये ट्रू है, जो ज़्यादातर मेटल्स आपके देखे जाते हैं वो हार्ड देखे जाते हैं, फिर चाहे वो आयरन हो या स्टील हो। क्वेश्चन नंबर, इसका रीज़न देख लेते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। तो जो सोडियम है और आपका पोटेशियम है, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो इजीली कट किए जा सकते हैं नाइफ से, चाकू से काटे जा सकते हैं। ये अपने आप में ट्रू बात है। तो बोथ आर ट्रू, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो आर ट्रू तो है बट रीज़न की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, नॉट एक्सप्लेन्ड। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, दोनों ट्रू है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 14th पर चलते हैं। असर्शन कहता है एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आइटम्स, इट इज़ फॉर्म्ड बाय विद अ हैमर, इट इज़ फॉर्म्ड बाय विद अ हैमर। ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। और रीज़न क्या है, एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल एंड इज़ मेलिएबल, ये अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट है। तो जब फॉल्स हो गया तो इसका तो रीज़न देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया इसका। ऑप्शन 13th का बी था, 14th का डी हो गया। और 15th आते हैं। असर्शन कहता है एक्ने एंड पिंपल्स आर कॉमन ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो जो आपकी टीनेज होती है उसके अंदर एक्ने और पिंपल्स बहुत कॉमन चीज़ देखी जाती है, ठीक है। और दूसरी तरफ रीज़न कहते हैं, इसको देखते हैं क्या दिया गया है कि ड्यूरिंग एडोलसेंस द स्किन प्रोड्यूसेस मोर ऑयल विच कैन क्लोग पोर्स। तो बिल्कुल सही है। आर रीज़न इसका, इस स्टेटमेंट का रीज़न बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। बोथ ए एंड आर, बोथ ए असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बढ़ते हैं। इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क अ फिजिकल और केमिकल चेंज, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। तो जो हम दूध को जमाते हैं, मतलब हम दही जमाते हैं, वो एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, आपको ये बताना है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज, ठीक है, आपको पता है वो केमिकल चेंज है। दिस इज बिकॉज द न्यू सब्सटेंस कर्ड इज फॉर्म्ड, नई सब्सटेंस बनती है जिसको हम दही बोलते हैं, एंड द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और ये वापस नहीं हो सकता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। रिवर्स्ड इंडिकेटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ये इंडिकेट करता है कि जो बना है वो इंडिकेटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अनस्क्रैम्बल द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अनस्क्रैम्बल का मतलब है जो बिगड़ी हुई चीज़ है उसको सीधा करना, सही करना। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया है ये अपने आप में टूट फूट आगे पीछे वर्ड कर दिए गए हैं इसके, तो इसको आपको स्टेटमेंट के हिसाब से समझकर बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा। तो अनस्क्रैम्बल करना है इस वर्ड को, तो स्पेलिंग ठीक करनी है बेसिकली, और कुछ नहीं है। आप आगे पीछे हो चुके शब्द के लेटर्स को सीधा करना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइन। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक प्राकृतिक साइन होते हैं जो बॉडी को प्रिपेयर करते हैं एडल्टहुड के लिए, और मार्क द ऑनसेट ऑफ, और वो मार्क करते हैं किस बात के लिए, आपका ये वर्ड आएगा प्यूबर्टी, प्यूबर्टी। तो PUBERTY, ठीक है, प्यूबर्टी। सेकंड कहता है स्टेटमेंट वी शुड से नो टू, आपको पता है किसको हमें मना करना चाहिए, साफ लिखा है एल्कोहल, एंड एज दे आर एडिक्टिव, एंड ड्रग्स आएगा, ये साफ दिख रहा है आपको, एंड ड्रग्स एज दे आर, क्योंकि वो एडिक्टिव होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। सपोज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स कैन नॉट बी रीड ऑन अ बैटरी। तो आप रीड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स मान लीजिए बैटरी पर से मिट चुके हैं।
तो अब आपको बताना है, कोई मेथड सजेस्ट करना है जो आइडेंटिफाई करने में मदद करे आपकी कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। तो पूछा गया है कि सजेस्ट अ मेथड टू आइडेंटिफाई द टर्मिनल्स ऑफ दिस बैटरी। इस बैटरी के टर्मिनल्स को फाइंड करने के लिए कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, आपको एक मेथड बताना है। अब इसके तरीका तो कई है, लेकिन आप इस सर्किट में आप क्या करेंगे, एलईडी बल्ब का यूज़ करेंगे। एलईडी बल्ब का एक लंबा लेग होता है, एक छोटा लेग होता है, ठीक है। जब एलईडी बल्ब होता है तो एक लंबा होता है और एक छोटा। लंबे वाला पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर एलईडी को करेक्टली कनेक्ट करेंगे तो ग्लो करेगी, उससे पॉजिटिव और नेगेटिव आइडेंटिफाई हो सकता है। तो हम इस पूरे आंसर को तरीके से लिखेंगे कि वी कैन यूज़ एन एलईडी कनेक्ट टू द टर्मिनल्स इफ इट ग्लोज विद करेक्ट पोलरिटी द लॉन्गर leg या टर्मिनल इज पॉजिटिव, इफ नॉट रिवर्स द टर्मिनल एंड चेक अगेन टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो दोबारा से चेक करेंगे उसको आइडेंटिफाई करने में, और हम सिर्फ बल्ब के ग्लो करने से ये पहचान पाएंगे कि वो सही तरीके से कनेक्ट हुआ है नहीं, और वो किस डायरेक्शन में कनेक्ट हुआ है। इससे हमें पता चल जाएगा कि लेग कौन सा लेग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन बाय गिवन एन एग्जांपल। तो आपको बताना है नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं या कैसे बनाए जाते हैं, एक्सप्लेन करना है आपको एक एग्जाम्पल देकर। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 को देख लेते हैं। आप नेचुरल इंडिकेटर कैसे बनाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स, लीव्स और अदर प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स। ठीक है, दीज एक्सट्रैक्ट्स, तो बेसिकली उनका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है जिससे हमें वो इंडिकेटर की तरह बिहेव करते हैं। दीज एक्सट्रैक्ट चेंज कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। अब आपको एक इसके साथ बताना है एग्जाम्पल के साथ, तो एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जब हम देखते हैं द पेटल्स ऑफ अ रेड रोज कैन बी, जो पेटल्स होते हैं रेड रोज के, तो आप देख सकते हो जो पेटल्स होते हैं रेड रोज के, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में। क्यों? क्योंकि ये हमें एसिड और बेस के बारे में इंडिकेट करता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा बेसिक। तो देखते हैं इसके एग्जांपल कैसे होता है कि जब हम क्रश करते हैं पेटल्स को और उनको गर्म बॉयल करते हैं, उबाल देते हैं पानी में, तो क्या करते हैं, एक कलर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि एसिड में डाला जाए तो रेड कलर का हो जाता है और ग्रीन कलर इन बेस। तो हमें हमारे पास एक सॉल्यूशन मिलता है जो कि कलर्ड होता है और वो ग्रीन कलर बेस में दिखाई देता है और रेड कलर एसिड में। ठीक है, इस तरह से हम अपना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो 19 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। राइट एनी 2 हिंदी स्लोगन्स ऑन नशा मुक्त भारत अभियान। तो आपको पता है नशा मुक्त भारत अभियान के ऊपर आपको हिंदी में 2 स्लोगन्स देने हैं। कौन से हैं वो? सरकार के द्वारा जारी किए गए 2 स्लोगन्स, नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत। नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत। और दूसरा स्लोगन हो सकता है आपका नशा छोड़ो, खुशियाँ जोड़ो। ठीक है, तो आपके 2 स्लोगन्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एन आयरन स्मिथ हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स, व्हाई इज हीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। तो आपको पता है जब लोहार बर्तन बनाता है या कोई टूल बनाता है या कोई यूटेंसिल कुछ भी बनाता है वो उस आयरन को गर्म करता है, हीट करता है। इस प्रोसेस में ये ज़रूरी क्यों है, ये पूछा गया कि ये हीटिंग का प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में जो हीटिंग का पार्ट है ये नेसेसरी क्यों है। आइए देखते हैं। देखो, लोहे को हम किसी भी शेप में बदलने के लिए पहले उसको गर्म करते हैं, और वो इतना गर्म करते हैं, इतने हाई टेम्परेचर पहुंचाते हैं कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो छू जाता है। फिर हम उसको आराम से मोल्ड कर सकते हैं, आराम से बेंड कर सकते हैं। दैट इज़ वाई हीटिंग मेक्स, तो आइए लिखते हैं, हीटिंग मेक्स आयरन सॉफ्ट एंड मोर मेलिएबल, मतलब उसको मोड़ा तोड़ा जा सकता है आराम से। Softened iron can then be easily hammered, तो उस पर हथौड़ा मारकर आराम से उसको बैंड या मोड़ा जा सकता है, बैंड एंड शेप्ड इनटू टूल्स, और उससे कोई भी टूल बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का और पार्ट देख लेते हैं कि इफ़ अ सॉल्यूशन टर्न्स टर्मरिक पेपर फ्रॉम येलो टू रेड, तो अगर कोई सॉल्यूशन टर्मरिक पेपर को येलो से रेड में बदल देता है तो बताना है कि व्हाट डज इट इंडिकेट्स, तो वो क्या दर्शा रहा है। तो अगर आपके पास कोई टर्मरिक पेपर है और वो इसको किसी सॉल्यूशन में डालने के बाद और टर्मरिक, आपके पास टर्मरिक पेपर है और वो येलो से रेड में हो रहा है, येलो से रेड में बदल जा रहा है। ठीक है, ये येलो कलर का था टर्मरिक पेपर। ठीक है, ये एज ए इंडिकेटर काम कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, बेसिकली इफ़ अ सॉल्यूशन, आप लिखोगे पेपर में, इफ़
अ सॉल्यूशन, तो अगर किसी सॉल्यूशन में हम टर्मरिक पेपर को डालते हैं और वो येलो से रेड बदल रहा है तो हम समझ जाते हैं कि वो इंडिकेट कर रहा है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बेस है। क्योंकि अगर एसिड होता सॉल्यूशन तो उसका कलर चेंज नहीं होता, वो येलो ही रह जाता। तो ठीक है, डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर, इट स्टेज येलो। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपके सामने होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने कहता है कि डिफाइन साइबर बुलिंग एंड राइट एनी 2 स्टेप्स टू प्रिवेंट इट। तो आपको बताना है कि साइबर बुलिंग है क्या और इससे बचने के 2 तरीके बताने हैं आपको। तो आंसर आप पेपर में कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि जो साइबर बुलिंग है इज़ हैरेसिंग और बुलिंग अदर्स यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट, मोबाइल्स एक्सेट्रा। स्टेप्स टू प्रिवेंट, पहला हो सकता है आपका नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन और पासवर्ड्स ऑनलाइन आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर पासवर्ड शेयर नहीं करने चाहिए। और रिपोर्ट, और अगर आपके साथ ऐसा होता है साइबर बुलिंग जैसा कुछ, तो आपको रिपोर्ट या ब्लॉक करना चाहिए उस सोशल मीडिया अकाउंट को या हैंडल को। और इन्फॉर्म करना चाहिए साइबर सेल या फिर इन्फॉर्म करना चाहिए ट्रस्टेड एडल्ट पर। जो ट्रस्टेड आपके बड़े हैं, जो जिन पर आप विश्वास कर सकते हो, उनको आपको ये बात बतानी चाहिए या फिर साइबर सेल के पास जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। 23 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि विंड और रेन एक्सेट्रा हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स। तो जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं आपके, जैसे कि तेज़ हवा, विंड या रेन, ये क्या है, ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। रॉक से जब सॉइल बनती है तो उस फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं नेचुरली। तो पूछा गया है इज दिस चेंज फिजिकल और केमिकल एंड वाई। क्या ये चेंज जो है, जो पत्थर से रेत बनने का प्रोसेस है, क्या ये फिजिकल है चेंज या केमिकल चेंज है, और जो भी है वो क्यों है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता हूँ, जो हम पीडीएफ सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर की, इसके साथ हम इसका सॉल्यूशन विद अटैच्ड डिटेल सॉल्यूशन इस पीडीएफ को प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप अपनी पीडीएफ ले सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ के साथ इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा एज इट इज़, जैसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 23 हमने पढ़ा, तो 23 का आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा कुछ इस प्रकार से विद फिगर्स। तो आपके सामने 23 है, पूछा गया नेचुरल फैक्टर्स सच एज विंड, रेन एक्सेट्रा हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स, इज दिस चेंज फिजिकल और केमिकल। तो आंसर आपका है कि सॉइल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आपको पता है जब पत्थर से सॉइल बनती है तो इसमें दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं रॉक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू टेम्परेचर। रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है टेम्परेचर की वजह से। फ्रीजिंग वाटर और प्लांट रूट्स पत्थरों को तोड़ देती हैं, टेम्परेचर तोड़ देता है, फ्रीजिंग वाटर तोड़ देता है। ये हमें क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। रॉक्स कैन ऑल्सो रिएक्ट केमिकली विद वाटर, एयर और एसिड डिजोल्व्ड इन रेन वाटर, change their composition like rusting of iron mineral in rocks which are chemical changes. The overall process is called weathering. तो ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग। और जैसे आपने देखा केमिकल चेंज कैसे बनता है, आयरन ओर का रस्टिंग होना केमिकल चेंज कहलाता है। एसिड डिजोल्व हो जाता है रेन वाटर में। रॉक कैन ऑल्सो रिएक्ट विद केमिकल विद वाटर। तो जो रॉक्स हैं वो रिएक्ट कर जाती है केमिकली वाटर के साथ और एयर के साथ। ठीक है, इस तरह से काम करता है आपका केमिकल और फिजिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 24 पर आता है, 23 हमारा हो गया। कहता है एक्सपेंड एलईडी एंड ड्रॉ इट्स सिंबल एंड डायग्राम एज वेल, मेक इट विजिबल। तो आपको एलईडी की फुल फॉर्म बतानी है, जो आपको पता है लाइट एमिटिंग डायोड होती है। इसका सिंबल ड्रॉ करना है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है जो कि साफ दिख सके। तो जो पीडीएफ में हम प्रोवाइड कराएंगे वो कुछ इस प्रकार होगा। देखो, लाइट एमिटिंग डायोड, पहले आपकी एक्सप्लेनेशन इसकी फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद आपने देखा एलईडी ऐसी होती है और इसका सिंबल ये होता है। इसके बाद क्वेश्चन 25 पर पढ़ते हैं और इस तरह से एलईडी बल्ब सर्किट में जुड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, 1 इज विनेगर। आपके पास 3 लिक्विड है, विनेगर, अनदर इज बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज शुगर सॉल्यूशन। कैन यू आइडेंटिफाई दैम ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर, एक्सप्लेन एन आंसर। तो क्या आप बता सकते हैं, देखो आपके पास 3 सॉल्यूशन है इन 3 बीकर में। अब आपको नहीं पता किस बीकर में कौन सा सॉल्यूशन है, आपके पास क्या है, सिर्फ टर्मरिक पेपर है। आपको इससे पता चलाना है कि कौन सा सॉल्यूशन किस बीकर में है। ठीक है, अब ये कैसे पता करेंगे हम, टर्मरिक टर्न्स रेड ओनली बेसिक। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए ये बेसिक सॉल्यूशन इसके अंदर है और हमें नहीं पता इसके अंदर
कौन सा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, और हमें ये भी नहीं पता इसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन है। बस हमने क्या किया, टर्मरिक पेपर को इसके अंदर डाला, तो टर्मरिक पेपर जैसे इसके अंदर डालेंगे वो क्या होगा, इट टर्न्स रेड, येलो टू रेड टर्न हो जाएगा। जैसे ही टर्मरिक पेपर इसके अंदर रेड टर्न होगा तो हम समझ जाएंगे इसके अंदर बेस सॉल्यूशन है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ इसके अंदर तो बेकिंग सोडा है। टर्मरिक टर्न्स रेड। दूसरा, विनेगर एसिड है और शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है, तो टर्मरिक स्टेज येलो। तो इसके अंदर एक के अंदर एसिड होगा, एक के अंदर न्यूट्रल, मतलब एक के अंदर आपका विनेगर होगा और एक के अंदर आपका शुगर सॉल्यूशन होगा। ये न्यूट्रल है और विनेगर आपका एसिडिक है, तो एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन दोनों येलो ही रहेंगे, मतलब टर्मरिक पेपर अपने आप में येलो होता है, वो येलो ही बना रहेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा इन दोनों के अंदर विनेगर और शुगर सॉल्यूशन है, जिसमें हमने लिखा टर्मरिक स्टेज येलो। So only the baking soda solution can be identified. The other two cannot be determined with turmeric alone. तो इन तीनों में सिर्फ एक पता चल पाएगा हमें, कौन सा, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बाकी दो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे और वो हम लिख देंगे। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विद 3 आयरन नेल्स ईच डिप्ड इन ऑयल, वाटर एंड विनेगर। आपके पास 3 कीले हैं, ठीक है, लोहे की, जो आप ऑयल, वाटर और विनेगर में डिप करते हो। विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट एंड वाई। पूछा गया है आपसे कौन सी कील आपकी जंग नहीं खाएगी और क्यों। तो देखते हैं, आपके सामने आपको इसका रीजन पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन हैपेंस व्हेन आयरन, वाटर एंड ऑक्सीजन कम इन कांटेक्ट। तो 3 चीजों का मेल जो कि है लोहा, पानी और ऑक्सीजन, जब तीनों मिलती है तो आयरन रस्ट कर जाता है, मतलब उसमें जंग लग जाता है। विनेगर इज एसिडिक सो इट स्पीड्स अप रस्टिंग। एसिडिक होने की वजह से विनेगर में अगर डालेंगे तो जो रस्टिंग है वो तेजी से बिहेव करेगी, मतलब तेजी से आप जंग लगने लगेगा। और थर्ड वन पॉइंट है, वाटर प्रोवाइड्स बोथ मॉइस्चर एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सो रस्टिंग अकर्स। तो इसमें भी रस्टिंग हो जाएगी। एसिडिक मतलब विनेगर में भी रस्टिंग हो जाएगी, वाटर में रस्टिंग हो जाएगी। ऑयल प्रिवेंट्स कॉन्टेक्ट ऑफ द नेल विद एयर एंड वाटर सो रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस। लेकिन ऑयल के अंदर रस्टिंग नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर वाटर नहीं जा पाएगा और मॉइस्चर नहीं जा पाएगा, एयर नहीं जा पाएगी। द आयरन नेल डिप्ड इन ऑयल विल नॉट रस्ट बिकॉज द ऑयल फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट्स एयर एंड वाटर फ्रॉम रीचिंग द ओर। तो आयरन नेल को जब हम ऑयल में डिप करेंगे वो रस्ट होने से बचा लेगा और ऑयल एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर बना देगा जो प्रिवेंट करेगा एयर से और वाटर से, जिसकी वजह से आयरन बचा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर आते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस द बॉयज गर्ल्स अंडरगो सर्टेन फिजिकल चेंजेस। तो आपको पता है टीनेज में, एडोलसेंस मतलब किशोर अवस्था, तो टीनेज में जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं वो एक फिजिकल चेंज के थ्रू गुजरते हैं। अ फ्यू ऑफ विच आर गिवन बिलो। तो इनमें से आपके नीचे 4 पॉइंट दिए गए हैं कि इनमें से वो गुजरते हैं। अब इसके बिहाफ पर कहा गया है कि राइट 3 फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस कॉमन इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसमें से आपको बताना है बोथ बॉयज और गर्ल्स के अंदर दोनों चेंजेस, मतलब ऐसे कौन से चेंजेस है जो दोनों के अंदर आते हैं। एक चेंज तो ऐसा होता है जो सिर्फ बॉयज के अंदर आएगा और गर्ल्स के अंदर अलग आएगा, और एक चेंज ऐसा होता है जो दोनों के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो आपको पता है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, चेंज इन वॉइस, ग्रोथ ऑफ मुस्ताच, पिंपल्स ऑन द फेस, ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स। तो ये सब चीजें होने लगती हैं। ठीक है, बालों का बड़ा होना, वॉइस में चेंज आना, मुस्ताच बढ़ जाना, पिंपल ऑन फेस, तो ये आते हैं। अब इनके बिहाफ पर आप लिखोगे कि जो 3 पॉइंट्स हो सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आंसर में आप, ठीक है, 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट पिंपल्स डेवलप ऑन फेस, ठीक है, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, ये 3 पॉइंट हो सकते हैं। और अगर इन 4 दिए हुए पॉइंट्स में से लिखेंगे हम तो चेंज इन वॉइस, दोनों के अंदर चेंज इन वॉइस आती है। ठीक है, उसके बाद आपके ग्रोथ मुस्टैच सिर्फ बॉयज में होती है, पिंपल ऑन फेस ये ठीक है, ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स ये ठीक है, और फर्स्ट ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपके इनमें से हो गए और इनसे अलग 3 पॉइंट मैंने लिखा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसका 27 का और पार्ट देखते हैं। नेम एनी 2 मेटल्स यूज्ड इन ज्वेलरी। ज्वेलरी में यूज होने वाले 2 मेटल्स के नाम आपको बताने हैं। वाई आर ओनली फ्यू मेटल्स आर सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, और ये बताना है कि क्यों कुछ मेटल्स ही सुटेबल होते हैं ज्वेलरी को बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि सिर्फ कौन से 2 मेटल्स यूज होते हैं ज्वेलरी में को बनाने के लिए और क्यों वो यूज होते हैं, सिर्फ कुछ सुटेबल मेटल्स ही क्यों यूज होते हैं ज्वेलरी को बनाने के लिए। तो आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉमनली यूज्ड, आप आंसर लिखोगे गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉमनली यूज्ड। उसके बाद आप लिखोगे ओनली अ फ्यू मेटल्स आर सुटेबल बिकॉज दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब जो चमकीला होता है, दे आर लस्ट्रस मतलब शाइनी, विच मेक्स दैम अट्रैक्टिव। और दूसरा पॉइंट कि क्यों यही यूज होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉन कोरोसिव, दे आर ऑल्सो नॉन कोरोसिव, दैट इज
दे डू नॉट रस्ट और टार्निश ईजीली। तो आपको पता है इनमें जंग नहीं लगता और ये लंबा चलते हैं। एंड आर मेलिएबल, और ये एंड आर मेलिएबल, इनको मोड़ा तोड़ा आराम से जा सकता है। ठीक है, ये बहुत आराम से, इनकी जो मेलिएबिलिटी है वो ज़्यादा है बजाय और मेटल के। ठीक है, कंपेरेटिवली और मेटल्स के। सो दे कैन बी शेप्ड इनटू ऑर्नामेंट्स, तो ये जेवर जवाहरात में बदल सकते हैं, इनको आराम से मोड़ा तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि हाँ, सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, केस बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का केस कहता है कि अ ग्रुप ऑफ क्लास 7 स्टूडेंट्स विजिटेड अ नियर बाय एग्रीकल्चर फार्म। तो पास में ही एक एग्रीकल्चर फार्म है, वहाँ पर क्लास 7 स्टूडेंट विजिट करते हैं। दे ऑब्जर्व दैट सम क्रॉप्स वर नॉट ग्रोइंग वेल। वो वहाँ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ क्रॉप्स सही से ग्रो नहीं हो रही हैं। द साइंस टीचर गेव देम रेड रोज एक्सट्रैक्ट टू टेस्ट द सोइल। साइंस टीचर उन्हें सोइल को टेस्ट करने के लिए रेड रोज एक्सट्रैक्ट देता है। इन वन पार्ट ऑफ द फार्म, एक पार्ट फार्म के एक तरफ, एक्सट्रैक्ट टर्न पिंक। जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट था वो क्या हो जाता है, वो पिंक में टर्न हो जाता है, कन्वर्ट, मतलब पिंक कलर उसका शो होने लगता है। और अदर जगह, मतलब फार्म के दूसरे पार्ट पर जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट था वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बिहाफ पर क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन ए पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोइल वेयर एक्सट्रैक्ट टर्न पिंक। तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट जहां पिंक के अंदर कन्वर्ट हुआ था, तो बताना है वहां पर सोइल का नेचर कैसा था। तो आपको पता है द सोइल इज एसिडिक वेयर द रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न पिंक। आप क्या लिखेंगे, द सोइल इज एसिडिक वेयर द रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न पिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं कि व्हाट डज द ग्रीन कलर इंडिकेट अबाउट द सेकंड सोइल सैंपल। सेम क्वेश्चन है कि दूसरी जगह जहां पर ग्रीन शो किया था एक्सट्रैक्ट ने, वहां पर नेचर कैसा था। व्हाट डज द ग्रीन कलर इंडिकेट, वो क्या इंडिकेट कर रहा था। तो द ग्रीन कलर इंडिकेट्स दैट, द ग्रीन कलर इंडिकेट्स दैट द नेचर ऑफ सोइल, द सोइल इज बेसिक, या फिर आप कह लो अल्कलाइन इन नेचर। थर्ड क्वेश्चन पूछता है व्हाट कैन द फार्मर डू टू इम्प्रूव एसिडिक सोइल। तो एसिडिक सोइल को इम्प्रूव करने के लिए फार्मर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐड लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट टू द सोइल। ऐड करना चाहिए लाइम को, थर्ड का आंसर है ऐड लाइम, जो कि जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट टू द सोइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच नेचुरल इंडिकेटर वाज यूज्ड इन दिस एक्टिविटी। कौन सा नेचुरल इंडिकेटर यूज किया गया इस एक्टिविटी में, रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ये तो आपको पता ही है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ये फोर्थ का आपका आंसर है, डी का। क्वेश्चन नंबर ई की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो द नेचर ऑफ सोइल इन फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर, खेती के टाइम पर सोइल का नेचर जानना क्यों जरूरी होता है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो द नेचर ऑफ द सोइल। तो बिकॉज डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट सोइल पीएच वैल्यू। डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट सोइल पीएच लेवल्स। हर तरह के प्लांट को अलग तरह की पीएच लेवल्स चाहिए होते हैं फॉर हेल्दी ग्रोथ, फॉर हेल्दी ग्रोथ। तो आपको ये पता होना चाहिए हर क्रॉप, हर प्लांट एक अलग एनवायरनमेंट में ग्रो होता है। तो हर प्लांट को सोइल का एक अलग पीएच लेवल मेंटेन करना होता है, जिसके बाद वो अच्छे से हेल्दी ग्रो हो सकता है। ठीक है, हेल्दी ग्रोथ। नोइंग सोइल टाइप हेल्प्स, इसको आप लिखेंगे नोइंग सोइल टाइप हेल्प्स सेलेक्ट प्रॉपर क्रॉप्स एंड ट्रीटमेंट्स। जिसके बाद हम ये पहचान सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसे होगी। प्रॉपर ग्रोथ करते हैं क्रॉप्स की, हमें हेल्प करता है, और ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, क्या क्रॉप को क्या ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तो आपका केस ये है, वी नीड कंडक्टिंग वायर्स टू कनेक्ट अ बल्ब टू द इलेक्ट्रिक सेल फॉर वेरियस एक्टिविटीज। द कंडक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर मटेरियल। इसके भी पर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है वायर इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर्स मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। तो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वायर्स, वो सिर्फ कॉपर और एल्यूमिनियम के क्यों बने होते हैं, कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर मटेरियल, और उनके ऊपर प्लास्टिक या रबर मटेरियल क्यों कवर किया जाता है। तो आइए देखते हैं, आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम बेसिकली दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर गुड, ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो हो सकती है। दे आर कवर्ड विथ प्लास्टिक और रबर बिकॉज, आप लिखो जो पेपर में आप आंसर लिखोगे वो कुछ इस प्रकार ही होगा, दे आर, और वो कवर क्यों रहते हैं प्लास्टिक और रबर से, क्योंकि प्लास्टिक और रबर इंसुलेटर होते हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हम बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं बी, बिफोर कनेक्टिंग द बल्ब एंड द सेल वी नीड टू रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ दीज वायर्स, वी कनेक्ट द मेटल पार्ट ऑफ द वायर विद टर्मिनल्स, एक्सप्लेन वाई। तो आपने देखा होगा जब भी हम बल्ब और सेल को जोड़ते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, प्लास्टिक कवरिंग को हटा देते हैं एंड वायर के एंड से, वायर के बिल्कुल एंड से प्लास्टिक कवरिंग को या रबर कवरिंग को हटा देते हैं, और उसको जब मेटल पार्ट को जोड़ देते हैं, उसके टर्मिनल्स को जोड़ते हैं। तो ओनली मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है सिर्फ मेटल्स ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, प्लास्टिक इंसुलेटर होती है, तो इसलिए प्लास्टिक को रिमूव कर दिया जाता है और मेटल्स के एंड एक्सपोज कर दिए जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हम ये इंश्योर कर सके कि वो कनेक्ट होने के बाद करंट को फ्लो कर सके और कंप्लीट सर्किट बन सके करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, इसलिए वायर के एंड पर से पूरी प्लास्टिक हटा दी जाती है। मान लीजिए ब्लू कलर की प्लास्टिक है और रेड कलर का वायर अंदर से निकल रहा है, तो आगे से वायर को छोड़ दिया जाता है जिससे कि यहाँ से करंट अंदर से फ्लो हो सके और दूसरी तरफ का एंड भी इससे मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आते हैं। इफ वी कनेक्ट द शॉर्ट वायर ऑफ द एलईडी लैम्प टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल विद द वायर, विल द लैम्प ग्लो, इफ नॉट वाई। तो आपसे पूछा गया है कि अगर हम शॉर्ट वायर एलईडी लैंप के शॉर्ट वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें सेल के, तो क्या लैंप ग्लो करेगा, और अगर नहीं तो क्यों, तो क्यों नहीं, आइए देखते हैं। तो आपको पता है लैंप ग्लो नहीं करेगा। क्यों लैंप ग्लो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एलईडी इज अ, तो आपको पता है कि एलईडी ग्लो नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि एलईडी एक पोलराइज डिवाइस है। पोलराइज डिवाइस का मतलब एक तरफ से फ्लो होता है करंट, दूसरी तरफ से निकलता है, दोनों तरफ से काम नहीं करता। इट ग्लोज ओनली व्हेन द लोंगर लेग, जो आप इसका लोंगर लेग है मतलब एक टर्मिनल जो लोंगर है वो कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, तभी करंट फ्लो होगा। द शॉर्ट वायर ऑफ एन एलईडी इज द नेगेटिव टर्मिनल, जो शॉर्ट वायर होता है एलईडी का वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल को के सेल से इफ इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, द कनेक्शन इज रॉन्ग एंड द एलईडी वोंट ग्लो। तो जो शॉर्टर लेग है एलईडी का, अगर हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे सेल के, तो वो करंट फ्लो को होने नहीं देगा, जिससे कि लैंप ग्लो नहीं होगा, मतलब एलईडी ग्लो नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, इफ मेटल इनसाइड द प्लास्टिक कोटिंग इन अ वायर इज ब्रोकन, हाउ दिस वायर कनेक्टेड इन अ सर्किट विल अफेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। तो आपको कहा गया है कि मेटल इनसाइड द प्लास्टिक कोटिंग इन अ वायर इज ब्रोकन, जो प्लास्टिक कोटिंग होती है वायर के ऊपर, मेटल वायर के ऊपर, उसके अंदर मेटल क्रैक हो चुका है, टूट चुका है, ठीक है, ब्रोकन है। हाउ दिस वायर कनेक्टेड इन अ सर्किट विल अफेक्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो जो सर्किट में ये वायर कनेक्टेड है उसको कैसे अफेक्ट करेगा, करंट के फ्लो होने देगा या नहीं होने देगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन क्वेश्चन डी का आंसर लिख लेते हैं। तो आपको पता है जो मेटल कोटिंग के अंदर है वो टूट जाए तो सर्किट टूट जाएगा, तो क्या होगा, सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट होगा और क्या कर देगा, करंट के फ्लो को रोक देगा। तो वो करंट का फ्लो अफेक्ट होगा इस तरह से कि वो करंट के फ्लो को रोक देगा और आगे करंट नहीं बहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आते हैं। केस और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 5 मार्क्स का है ही। आइए पढ़ते हैं अपने केस को। Mira and her friends attended a science talk where they learned about the role of vitamins and minerals in adolescents' health. Mira shared that she often feels tired and dizzy during her periods. तो ये आपके सामने मीरा की और उसके दोस्तों की कहानी है, जो कि मीरा और उसके दोस्त साइंस टॉक को अटेंड करते हैं और वहाँ से सीखते हैं कि कैसे, where they learned about the role of vitamins, कैसे vitamins और minerals बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किशोर अवस्था में, मतलब टीनेज में। मीरा शेयर दैट शी ऑफन फील्स टायर्ड एंड डिजी ड्यूरिंग हर पीरियड्स।
तो मीरा ये शेयर भी करती है कि वो हमेशा बहुत डिजी और टायर्ड फील करती है, मतलब थकान और दर्द में फील होती है जब उसके पीरियड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर ए पूछता है विच मिनरल डेफिशिएंसी माइट बी द कॉज ऑफ मीराज सिम्टम्स। तो कौन सी मिनरल की डेफिशिएंसी इस सिम्टम को दिखाती है, मीराज के सिम्टम को दिखाती है और मीराज के सिम्टम का कॉज हो सकती है। तो ऑप्शन ए कहता है कि आयरन की कमी से ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए का आंसर है आयरन। बी नेम 2 आयरन रिच फूड्स। तो आयरन रिच फूड्स कौन से हैं, आइए बताते हैं। तो आपको पता है स्पिनच एंड जैगरी क्या है, आयरन रिच फूड है। स्पिनच एंड जैगरी, पालक और गुड़। क्वेश्चन सी कहता है व्हाई इज आयरन स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर एडोलसेंस गर्ल्स। तो आपको पता है किशोर अवस्था में मतलब टीन एज में गर्ल्स के लिए आयरन रिच फूड क्यों जरूरी है, आयरन क्यों जरूरी है ये बताना है। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आयरन इज लॉस्ट एंड नीड्स टू बी रिप्लेस फॉर हेल्दी ब्लड। तो होता क्या है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है तो किशोर अवस्था में गर्ल्स में आयरन की कमी हो जाती है और इस प्रोसेस में आयरन को बॉडी से लूज कर दिया जाता है नेचुरली। तो जब आयरन बॉडी से लॉस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हमें ज़रूरत होगी उसको रिप्लेस करने की, जिससे कि हम हेल्दी ब्लड को बना सकें। इसलिए हमें कहा जाता है कि किशोर अवस्था में मतलब टीनेज गर्ल्स को आयरन रिच फूड खाने चाहिए और आयरन इसलिए उनके लिए ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। हाउ द बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एडोलसेंस स्टेज। तो क्यों बैलेंस डाइट जरूरी है किशोर अवस्था में। तो आंसर इसका अच्छे से लिखते हैं। अ बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट इन एडोलसेंस पीरियड बिकॉज तो पूछा गया ऑप्शन डी में कि हाउ इज द बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट फॉर द एडोलसेंस स्टेज। तो किशोर अवस्था में बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है। आंसर कहता है कि अ बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट इन एडोलसेंस बिकॉज इट प्रोवाइड्स द राइट न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स, मिनरल्स नीड फॉर रैपिड ग्रोथ। देखो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है शरीर में, सबसे ज़्यादा फिजिकल केमिकल चेंजेस देखे जाते हैं। तो उसमें क्या ज़रूरत होती है, सही न्यूट्रिशन की, वाइटामिन्स की और मिनरल्स की। इसके बिना बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इट हेल्प्स मेंटेन गुड इम्यूनिटी, एनर्जी एंड हेल्दी बॉडी फंक्शंस। इसके लिए आपको ज़रूरी होते हैं मेंटेन करने के लिए कि गुड इम्यूनिटी, एनर्जी और हेल्दी बॉडी फंक्शंस हेल्दीली बॉडी फंक्शन कर सके। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है किशोर अवस्था में। इसी तरह से हमने अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। आई होप आप सबको हेल्प मिलेगी और आप अपने पेपर में बेटर परफॉर्म कर पाओगे। मैं फिर से बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पीडीएफ को अवेल कर लीजिए। पीडीएफ आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेगी और आपको एक्सेस मिलेगा आगे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।